मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोग जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखने लगे तब अपनी जो रीजन सेटिंग्स हैं उसको आप यूएस पे कर दें ताकि आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहे। ये वाला जो रीजन है, बेसिक हमारा वाला जो रीजन है, इसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो फ़ौरन पहुंच जाए। तो मेन चीज़ ये है कि जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, जिस एरिया में वो चीज़ें ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं, हम वहाँ से ही वो कंटेंट उठाएं। अगर हम अपनी रीजन सेटिंग्स को यूएस पे करते हैं तो हमारे पास उस हिसाब से वो गूगल हमें रिस्पॉन्स देगा, और जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर हमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद जब भी हम लोगों के पास कोई भी टॉपिक आता है तो हमें उसके ऊपर मिनिमम 5 to 6 वेबसाइट्स का कंटेंट देखना पड़ता है कि उन लोगों ने कैसे काम किया हुआ है, किन किन फीचर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। चाहे आप उन चीज़ों को लेकर उनकी उस एस्पेक्ट्स पे बात कर सकते हैं जिनको उन्होंने नहीं की, या फिर आप न्यू एस्पेक्ट्स देख सकते हो कि हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद राइट अ कंटेंट दैट एड्रेसेस द रीडर्स प्रॉब्लम। इसमें यही चीज़ है कि अगर जिन लोगों ने पहले से कंटेंट लिखा हुआ है, आप पहले उनका काम देखोगे उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, उसमें से आप अपना गैप फाइंड करोगे। गैप क्या होता है कि उसमें से वो चीज़ देखो जो आपको हेल्प आउट कर सकती है कि आप वो चीज़ पकड़ के अपना आर्टिकल उस पर लिख सको। इसमें क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च वाले में बताया था कि आप लोगों ने वो चीज़ देखनी है, उस चीज़ पर आर्टिकल लिखना है जिस पर लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिस पर लोगों ने काम किया है लेकिन वो इतना यूज़फुल नहीं है, इसलिए जो आपके रीडर्स हैं या जो आपका क्लाइंट है उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि हम दोबारा से इस चीज़ को करें। तो आप लोगों ने उन चीज़ों को ज़्यादा देखना है जिन पर काम नहीं हुआ हुआ। फिर उसके बाद नेवर स्टार्ट ईच लाइन विद द सेम वर्ड यूज्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस। अब ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ती है। मोस्टली ये होता है कि जब भी आप लोग लिख रहे हो तो आप लोग एक रिदम में लिख रहे हो, आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप सेंटेंस स्टार्ट कैसे करना है, या सेंटेंस स्टार्टर्स जो आपने यूज़ किए हुए हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इसका एक बेसिक चीज़ ये होती है कि जब आप लोग पूरा आर्टिकल एक दफ़ा अपना ड्राफ्ट तैयार कर लो, उसको बाद में फॉर्मेटिंग वगैरह करके उसको सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग एक दो दफ़ा अपना आर्टिकल पढ़ लो। और पढ़ने का क्या तरीका होता है, बेशक आपने एक दफ़ा आर्टिकल लिखा है तो उसके बाद 10 to 15 मिनट्स वेट कर लो, ताकि आपका वो जो एक दिमाग में रिदम बना हुआ है ना, वो एक पूरा जैसे फॉर्मेट बना हुआ है कि हमने इसके बाद ये चीज़ लिखी है, तो वो थोड़ी सी डिलीट हो जाए, आपके माइंड से डिलीट हो जाए, ताकि आप लोग एक ओपन माइंड के साथ दोबारा से उस चीज़ को करो, तो एक दोबारा से एक डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको देख रहे होगे आप आर्टिकल को, और फिर आपको अपनी मिस्टेक ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल रही होंगी। राइट वैलिड इन्फॉर्मेशन टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक। अब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ ऐड करनी है वो आप लोगों ने ऑथेंटिक ऐड करनी है या अप टू डेट ऐड करनी है, ताकि लोगों को हेल्प भी हो सके और आपके जो टॉपिक है उसको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, बेसिक से एडवांस पे जा सकते हो या एडवांस को मोर एडवांस पे लेके जा सकते हो। वो आप लोगों की अपनी राइटिंग स्किल पे बेस करता है कि आप लोग उसको किस तरह से लेकर चलना चाह रहे हो, और दूसरा कि आपके क्लाइंट की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आप लोग वो देखते हो। यूज़ मेन कीवर्ड विद इन कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, मैंने आप लोगों को जैसे कीवर्ड वॉल्यूम का बताया था, एक तो कीवर्ड आप लोग यूज़ कर लेते हो अपने टॉपिक में, उसके बाद एक कीवर्ड आपने अपना इंट्रोडक्शन में यूज़ करना होता है मोस्टली ये होता है कि जो मोस्ट एसईओ प्लगइन्स होते हैं ना, एसईओ प्लगइन्स वो हमारे पास टूल्स हैं या वो वेबसाइट्स हैं जो हमारी कंटेंट की एसईओ को ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं, या जो हमारी वेबसाइट की एसईओ को चेक कर रहे होते हैं। अब मोस्टली जो प्लगइन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन के फर्स्ट 2 से 3 लाइन्स में आप लोगों ने अपना कीवर्ड यूज़ किया या नहीं किया, तो उसको भी उन लाइन्स में यूज़ करने से आपकी एसईओ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। उसके भी 1-2 पॉइंट्स होते हैं वो आपकी एसईओ इंक्रीज कर देते हैं। यूज़ एलएसआईज विद इन कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ मेन कीवर्ड को ही बार बार रिपीट नहीं करते जाना, आप लोगों ने डिफरेंट एलएसआईज भी यूज़ करने हैं। कंटेंट की ग्रामर अपनी चेक रखनी है, और statista.com एक वेबसाइट है, इस पे आपको स्टैट बेस्ड अगर आपका कोई भी टॉपिक हो ना जिस पे आपको स्टैट्स वगैरह चाहिए हो, इन सालों में या पिछले कुछ सालों के स्टैट्स चाहिए हो या कुछ मंथ्स के स्टैट्स चाहिए हो, तो आप उस पर सिंपली वो चीज़ ऐड करो तो आपको वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ से आपको एक स्टैट चार्ट दे देगा, या कंटेंट भी दे देगा और साथ इन्फोग्राफिक्स भी दे देगा, फिर आप जो मर्जी चाहे वहाँ से यूज़ कर सकते हो।
अब मुझे बताएं कि यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो या अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फिर बताएं। ओके, इसके बाद क्या करना है, यूज़ द कंटेंट फ्रॉम फर्स्ट 5 वेबसाइट्स ऑन गूगल। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब गूगल की रैंकिंग होती है, एसईओ वाले लेक्चर में आप लोगों को मैं चीज़ें बताई थी कि जो टॉप पे होती है उनका कंटेंट बेस्ट होता है। तो आप लोगों ने नीचे नहीं जाना, आप लोगों ने टॉप 5 वेबसाइट्स ही देखनी है जिनकी रैंकिंग अच्छी हो, जिनका कंटेंट अच्छा हो, उनको देखना है कि उन लोगों ने किस तरह से लिखा हुआ है उस टॉपिक को। फिर आपने उस हिसाब से देखकर अपने कंटेंट को इलैबोरेट करना है। उसके बाद फाइंड आउट कॉमन एंड अनकॉमन हेडिंग्स। अब आपने वो 5 वेबसाइट्स खोल तो ली, अभी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे लिखना तब मैं आप लोगों को साथ साथ बताते जाएंगे कि कैसे कैसे करना है। अब आपने वो 5 वेबसाइट्स डिफरेंट टाइप्स में खोल ली। अब उसमें क्या करना है कि एक बंदे ने तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बता दी, फॉर एग्जाम्पल उसने 10 चीज़ें अलग से बता दी। अब अगला बंदा भी 10 चीज़ें बताएगा, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कोई चीज़ कॉमन हो जाए। 10 में से 3 चीज़ें उनकी कॉमन आ गई। अब आपने वो कॉमन चीज़ लाजमी यूज़ करनी है। उसका क्या मतलब है कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा भी उसको यूज़ कर रहा है, दूसरा बंदा भी उसको यूज़ कर रहा है। तो जब भी आप लोग कंटेंट देखो, जब भी आप उन 5 बंदों का कंपैरिजन करो, तब आप उनमें कॉमन और अनकॉमन की एक लिस्ट बना लो। कॉमन चीज़ें तो मस्ट लिखनी ही लिखनी है। अनकॉमन में आप देख लो कि प्रायोरिटी में क्या चीज़ आ रही है या आप क्या क्या लिख सकते हो। तो अपने कंटेंट की लेंथ के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिर उन अनकॉमन चीज़ों में से कोई भी चीज़ उठा के उसको इलेबरेट कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू लिस्ट हैविंग ऑल द हेडिंग्स। ठीक है, ये मैंने भी आप लोगों को चीज़ बताई है कि कॉमन और अनकॉमन निकालनी है और अपनी एक हेडिंग की लिस्ट बना लेनी है कि आप लोगों ने क्या क्या लिखना है। फिर फाइंड आउट द मेन पॉइंट्स एंड क्रिएट सेंटेंसेस फ्रॉम द बुलेट्स। अब आप लोगों ने हेडिंग्स बना ली, सब हेडिंग्स बना ली। अब उन सब हेडिंग्स में आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। वो मेन पॉइंट्स 2 से 3 हमने लिख लिए। अब जब हम सिंपल अपना आर्टिकल लिखने लगेंगे ना, तो हमारे पास एक पूरी बैकग्राउंड पे एक आउटलाइन रेडी हो गई है। अब हम लोगों ने बस क्या करना है कि उन मेन पॉइंट्स के सेंटेंसेस बनाकर अपने आर्टिकल्स में लिख देने हैं। डोंट इग्नोर एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड बाय ईच वेबसाइट। सेम थिंग आप लोगों को अभी पहले बताइए कि जो चीज़ कॉमन आ रही है सारी वेबसाइट्स में, उसको आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट टू ऑल सब हेडिंग्स टू कंप्लीट द डिजायर्ड वर्ड काउंट। अब आप लोगों ने हेडिंग्स सब हेडिंग्स की लिस्ट बना ली कि आप लोगों ने क्या क्या लिखना है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरा वर्ड काउंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ड काउंट जा रहा है 1500 में, तो फिर आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 10 सब हेडिंग्स लिखी है ना कि हम इन 10 पॉइंट्स को इलेबोरेट करेंगे। तो उन 10 पॉइंट्स में आपका वर्ड काउंट हर हेडिंग के हिसाब से कितना होना चाहिए कि आपका वो डिजायर्ड वर्ड काउंट पूरा हो जाए। अब वो वर्ड काउंट जो पूरा करना होता है उसमें भी आपको अपना इंट्रोडक्शन वाला फेज निकालना पड़ता है, कंक्लूजन वाला फेज निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके कलेक्टिवली 500 वर्ड्स निकाल लो। फिर उस जो 1000 वर्ड्स रह गए हैं उनको आपने अपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन परसेंटेज और नंबर्स एंड ऑल्सो लिंक देम। अभी मैंने आपको जैसे स्टैटिस्टा का बताया था, जब भी आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां से उठाओगे तो उसका हाइपर लिंक यूज कर सकते हो। राइट कंक्लूजन ऑफ 40 to 60 वर्ड्स एंड हाइपर लिंक इन कंक्लूजन इज ऑप्शनल। मतलब कंक्लूजन में हम हाइपर लिंक्स ना भी यूज करें तो उसका इतना मसला नहीं होता। चेक द ग्रामर ऑफ योर कंटेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पावरफुल कंटेंट क्या है। A powerful content is one that is research based, showing stats, includes hyperlinks, formatted in the right manner and includes tables and bullet points. ठीक है, सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें, रिसर्च भी आ गई है, स्टैट्स भी आ गया, हाइपरलिंक्स भी आ गए हैं, फॉर्मेटिंग भी आ गई है, फिर उसके बाद बुलेट्स पॉइंट्स और टेबल्स वगैरह भी आ गए हैं। पावरफुल कंटेंट वर्क्स फॉर यू टू हेल्प यू अचीव योर मार्केटिंग एंड बिजनेस गोल्स। इट एड्रेसेस कंटेंट क्रिएशन, गैप्स इन टॉपिक एरियाज। गैप्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि गैप्स क्या होते हैं, कि जो भी कंटेंट वगैरह आप पहले से लिखा गया है उसको आप लोग मज़ीद किस तरह से इन्हांस कर सकते हो। SEO and repurposing to maximize each piece. Content quality is how well your content achieves its goals. It refers to the depth of information and insight contained within a piece of content. Content quality goes beyond information to include formatting, readability, and grammatical correctness.
अब क्या होता है कि जितना अच्छा आप कंटेंट लिखते हो, जितना अच्छा आप अपना ट्रैफिक इंक्रीज करते हो, आप वो सारी चीज़ें आपके कंटेंट की क्वालिटी पे बेस कर रही होती हैं कि आप लोगों ने उसको किस तरह से लिखा है, कैसा लिखा हुआ है, रिसर्च बेस्ड लिखा है, स्टैट्स वगैरह ऐड किए हैं, हाइपरलिंक्स ऐड किए हैं, फॉर्मेटिंग उसकी अच्छे से की है या नहीं की, उसमें इन्फोग्राफिक्स या इंटरेक्टिव चीज़ें वगैरह ऐड की हैं या नहीं की, तो वो सारी आपकी उसमें आती हैं। रीडेबिलिटी आपकी कैसी है, मतलब आपने कोई ऐसा फ़ॉन्ट तो नहीं यूज़ किया जो लोग पढ़ ना सक रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलेक्सप्रेश एक ज्वाइनिंग फ़ॉन्ट है, मतलब ज्वाइनिंग हैंड राइटिंग वाला, तो अगर मैं अपने कंटेंट में वो यूज़ करने लग जाऊँ तो फिर वो तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सिंपल कंटेंट लिखना होता ताकि जनरल पब्लिक भी हमें उसको समझ सके, हमारे आर्टिकल को। Specifically, it looks for 4 essential pillars of a great blog. Powerful content में 4 मेन चीज़ें होती हैं। एक तो कंसिस्टेंसी, ठीक है, क्रिएटिविटी, इंफॉर्मेशन एंड यूनिकनेस। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि आप लोगों ने लिखना है, ये नहीं कि आप लोगों ने एक या दो चीज़ें लिख ली अपने ब्लॉग में, उसके बाद आपने छोड़ दिया या एक दो ब्लॉग्स लिख के छोड़ दिया। जब भी आप अपना कंटेंट, आपकी कंटेंट की क्वालिटी तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आप मुसलसल राइटिंग प्रोसेस से गुजर नहीं जाओगे। जब तक आपने उस चीज़ को बार बार लेकर नहीं चल रहे, अपनी एक हैबिट नहीं डेवलप कर लेते, तब तक आपकी कंसिस्टेंसी बिल्डअप नहीं हो सकती, और जब तक कंसिस्टेंसी बिल्डअप नहीं होगी तब तक आपकी कंटेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जाएगी। फिर क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है। इन्फॉर्मेशन, जितनी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करोगे, जितनी अप टू डेट चीज़ें ऐड करोगे, उतनी अच्छी आपकी कंटेंट की क्वालिटी होगी। और यूनिकनेस क्या है कि प्लेजरिज्म वगैरह ना हो उसमें, आप लोगों ने खुद लिखा हो और अच्छा लिखा हो, तो वो आपके एक यूनिक कंटेंट को हाईलाइट करेगा। अब टाइप्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट तो हमने देख ली थी। टाइटल्स एंड देयर रोल्स इन ब्लॉग्स। टाइटल्स जो भी हम ऐड करते हैं वो हम क्यों ऐड करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं या वो कैसे काम करते हैं। द आर्टिकल टाइटल provides a description of the content of the article. Each word is carefully chosen to convey the most information in the smallest package possible with the goal of attaining maximum findability in journal article databases and internet search engines. अब जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन एक बात बताई थी, आप लोगों ने टाइटल का मेरे से पूछा था ना कि हम टाइटल को कीवर्ड में यूज़ कर सकते हैं या शायद कीवर्ड को टाइटल में यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह की कोई बात थी। अब टाइटल में आप लोगों ने टाइटल अपना ये मेन हेडिंग आप लोगों ने वो चूज़ करनी होती है जो आपके एक बेसिक होल आइडिया को कन्वे कर रही हो कि हमने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है। अब उसमें हम एक सिंगल वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते, मतलब यूज़ कर सकते हैं लेकिन बेसिक चीज़ ये होती है कि अब जो टाइटल्स जैसे आ रहे हैं वो हमें पूरा एलैबोरेट करना पड़ता है थोड़ा सा, तो उसके अपनी वर्ड लिमिट और अपनी उसकी लिमिटेशंस वगैरह हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अब टाइटल्स में हमने क्या करना है, जो भी हेडलाइन है, जो भी टाइटल हमने ऐड करना होता है उसको हमने अट्रैक्टिव बनाना होता है इस तरह से कि जब भी हम लोग गूगल की कोई भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को भी करके दिखाती हूँ। अब मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन सर्च किया है, ठीक है, तो अब मेरे पास इसका टाइटल क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला जो मेरे पास ओपन हो रहा है उसका टाइटल आ रहा है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरकमिंग द हैबिट ऑफ, इसके आगे भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये मुझे पूरा इसका टाइटल क्या बता रहा है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे रोक सकते हैं, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन व्हाई इट हैपेंस एंड हाउ टू ओवरकम इट। अब उसने हमें बताया कि उसका मेन टाइटल तो प्रोक्रेस्टिनेशन ही है, प्रोक्रेस्टिनेशन मेन वर्ड आ गया, उसके बाद उसने कॉलन लगा के आके उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि मैंने अपने आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। अब इस टाइटल को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि उसने एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन का बताया हुआ कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, उसके कॉजेज बताए हुए हैं और वेज टू ओवरकम बताया हुआ कि हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह का टाइटल हम लोगों ने बनाना है कि हम अपने आर्टिकल का एक ओवरऑल पूरा थीम कन्वे कर सकें कि हमने अपने आर्टिकल में लिखा क्या है। अब मुझे पूरा पता चल जाएगा कि इसने क्या क्या लिखा हुआ है, इसने इसकी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह भी लिखी हुई हैं, फिर उसने उसके कॉजेज भी लिखे हुए हैं और उसने उसकी प्रिवेंशन भी लिखी हुई हैं कि हम कैसे कर सकते हैं या उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ कैन यू ओवरकम, सॉरी, प्रोक्रेस्टिनेशन अ साइंटिफिक गाइड ऑन हाउ टू स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हो। मेन चीज़ क्या होता है कि कीवर्ड
लिखते हो, उसके बाद आप पंक्चुएशन मार्क ऐड करते हो और फिर उसमें बताते हो कि आपने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है। तो हम लोगों ने भी जब भी अपने टाइटल्स लिखने हैं तो हम लोगों ने इसी तरह से उसको लेकर चलना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, नेक्स्ट चीज़ में हम लोगों ने देखना है कि गुड राइटिंग टाइटल्स शुड बी कंसाइज, एक्यूरेट एंड इंफॉर्मेटिव एंड इट शुड टेल द रीडर एग्जैक्टली व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। अब ये भी नहीं है कि टाइटल को हमने बहुत लंबा खींच लिया या जो हमने टाइटल में लिखा है लोग वो देख के हमारे आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करें, लेकिन हमें हमारे आर्टिकल में उनको वो चीज़ पता ही ना चले या वो चीज़ उनको मिले ही ना जो हमने अपने टाइटल में लिखी हुई है। तो हमने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ऐड करनी है कि लोगों को देखने से पता भी चले कि हम लोगों ने लिखा क्या है उसमें। This is where the keywords you've identified come in. It is vital to incorporate your most relevant keywords in your title to make your article more discoverable in online searches. अब जैसे मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन सर्च किया था तो जिन जिन टाइटल्स में प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड उसने लिखा हुआ है वो सारे मुझे मिल गए हैं वेबसाइट्स। अब जब वो सब वेबसाइट्स मिल रही हैं तो उनमें मुझे टॉप रैंकिंग की मैंने आप लोगों को जैसे भी टाइटल्स दिखाए हैं तो वो हम लोगों ने देखी कि उन लोगों ने किस तरह से इसको यूज़ किया हुआ है। तो हम लोगों के जो बेसिक कीवर्ड होता है वो हमारे टाइटल में तो मस्ट आना चाहिए ताकि लोगों को पता भी चल जाए कि हमने जो चीज़ सर्च की है उसका कंटेंट हमें नीचे इस तरह से मिल जाएगा और उस कंटेंट में क्या क्या होगा हमें वो भी देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद व्हाट शुड द टाइटल बी ऑफ एन आर्टिकल बी। द टाइटल शुड बी डिस्क्रिप्टिव, डायरेक्ट, accurate, appropriate, interesting, concise, precise, unique and should not be misleading. इस एक सेंटेंस में टाइटल की सारी प्रॉपर्टीज उसने डिस्क्राइब कर दी हैं कि टाइटल किस किस तरह का होना चाहिए। द एब्स्ट्रैक्ट नीड्स टू बी सिंपल, specific, clear, unbiased, honest, concise, precise, standalone, complete, scholarly, preferably structured, and should not be misrepresentative. Abstract टाइटल के नीचे वाली जो 2-3 लाइन्स होती हैं अभी इनको हम एब्स्ट्रैक्ट वो ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ऊपर टाइटल है, नीचे उसने मेटा डिस्क्रिप्शन या एब्स्ट्रैक्ट हमें दिया हुआ है कि थोड़ा सा उस आर्टिकल का पोर्शन, जो भी पोर्शन हम उस आर्टिकल में से ऐड करना चाहें वो उसने हमें नीचे दिया होता है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि इट शुड बी बोथ informative and specific using words or phrases likely to be used when searching for information, ठीक है। How to write a great title, ये मैंने एक इधर लिंक ऐड किया था, आप लोगों को मैं ये लिंक आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे टाइटल की पूरी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है किस किस तरह से आप लिख सकते हो, उसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऐड नहीं करना और किस तरह से आपने अपना टाइटल को डिफाइन करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। Keep it concise and informative, entice the reader, write in sentence case. सेंटेंस केस क्या होता है कि आप लोगों का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो बाकी सारे स्मॉल हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सेंटेंस केस का टाइटल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है सिर्फ, बाकी सब स्मॉल है, अनलेस एंड अनटिल कोई इधर ये आना चाहिए था, मेरे पास प्रॉपर नाउन यूज ना हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, इनकॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये तो हमने वो चीज़ पढ़ ली है, बार बार हम इसको देख रहे हैं कि हमने अपना जो मेन कीवर्ड है उसको यहाँ पे ऐड करना है। सेंटेंस केस इज अ कैपिटलाइजेशन स्टाइल इन विच ओनली द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस एंड प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन लोअर केस। दिस मिक्स्ड केस स्टाइल इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोज बट कैन ऑल्सो अपीयर इन हेडलाइंस एंड टाइटल्स। प्रोज होता है आपकी कोई भी पीस ऑफ राइटिंग, प्लेन पीस ऑफ राइटिंग। रोल ऑफ टाइटल्स इन ब्लॉग्स, अब टाइटल्स तो हमने देख लिया कि टाइटल्स क्या होते हैं, उनको कैसे लिखना है और उन पे कैसे काम करना है। अब वो क्या रोल प्ले करते हैं। Titles are essential in blogging because they are the first thing that readers see. A well-crafted title can attract readers, generate interest, and encourage engagement. On the other hand, a poorly crafted title can turn readers away and result in low engagement and readership. Titles are also crucial in SEO. I think इधर तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं वही बस आगे एक्सप्लेन हो रही हैं।
The main purpose of a title is to garner attention and entice people to start reading your post. This is why the words that you use and how you craft your blog post title are vital to the success of your post. ठीक है, टाइटल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होते हैं, जो भी हमने चीज़ करनी होती है वो हमारे टाइटल के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि हमने अपने काम में क्या लिखा हुआ है. एंड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रीडर्स टाइटल इज द मैसेज ऑफ द पेपर. ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अपने टाइटल को जब तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं करोगे तब तक आपके रीडर को वो एक मैसेज कन्वे नहीं हो रहा होगा कि आप लोगों ने अपने अंदर अपने उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है. That is why it is so important that titles be succinct, accurate, and balanced in their presentation of the results. When readers do decide to read the full text of an article, it is generally because they were interested by the title. ठीक है, and our lecture ends here. अब आप लोग मुझे बता दें, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप चैट बॉक्स में बता दें, मैं आप लोगों को आंसर कर देती हूँ.